हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रेला और मैं रहने वाली हूँ राजस्थान के चूरू ज़िले की। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी और आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर बताना। और अभी सबसे नज़दीक जो एग्ज़ाम है वो रीट का एग्ज़ाम है। तो रीट के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों को, जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी इसका, तो उस वक्त जो मैंने गलती की थी वो आप लोग मत करना। तो वो गलती कौन सी थी वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए, हमारे जो पेपर में 5 सेक्शन आते हैं, एक साइकोलॉजी का, एक हिंदी का, एक मतलब फर्स्ट लैंग्वेज का, एक सेकंड लैंग्वेज का, फिर आता है एक पर्यावरण का और एक आता है मैथ का। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ओवरऑल जो पेपर में आपके मार्क्स कितने बनते हैं, कितने आ रहे हैं, वो मैटर करता है, ना कि ये मैटर करता है कि आपका एक सेक्शन में पूरे 30 में से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, मेरी सिली मिस्टेक ही थी कि मैंने ना जब क्वेश्चन किए तो मैं हर एक सेक्शन में 30 में से 30 लाने का प्रयास करने लगी। उसकी वजह से क्या हुआ कि हाँ, मेरे स्टार्टिंग के जो 2-3 सेक्शन थे उनमें मेरे 30 में से 30 मार्क्स, 30 में से 30 मान सकते हो आप, 28 भी मार्क्स आए हैं, 29 भी मार्क्स आए हैं, पर अबो ऑफ 25 ही रहे हैं सभी के अंदर, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए कि अगर पर इन 3 सेक्शन में ही ऐसा हुआ था। साइकोलॉजी में मेरे 27 क्वेश्चन सही हुए थे एंड हिंदी में मेरे 29 सही हुए थे और संस्कृत में भी मेरे 26-25 के इर्द गिर्द सही हुए थे। पर अब बात करते हैं हम कि पर्यावरण अध्ययन की और मैथ की। देखो, मैथ है वो एक टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, आपको वक्त देना होगा इसके क्वेश्चन को हल करते वक्त। तो पर्यावरण अध्ययन के तो क्वेश्चन हो जाते हैं, पर कुछ वर्ड ऐसे थे जो समझ में नहीं आते ये कहना क्या चाहता है। कुछ कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनका अर्थ आपको हिंदी में नहीं पता, तो आप उनका इंग्लिश देखिए। इंग्लिश में भी अगर आपको नहीं आता है तो फिर तो आप उसके आंसर तक नहीं पहुंच पाते हो। तो आपको एक बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, आपको किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर देखने की कोशिश करना और इंग्लिश ट्रांसलेशन से हम आंसर तक ज़रूर पहुँच जाते हैं। तो मैंने तीनों सेक्शन तो अच्छे से कर लिए, पर 4th सेक्शन हमारा था मैथ का। तो मैथ में मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं ये कर पाऊँ सारे क्वेश्चन। तो मैथ में मैंने ना 25 के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन मैं कर पाई थी और इसके बीच में ही मुझसे मेरा जो पेपर था वो ले लिया गया था, मतलब छीन लिया गया था। और उन्होंने जिस स्कूल में मेरा पेपर था उन्होंने टाइम भी नहीं बताया था। तो मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी उनसे इस चीज़ को लेकर भी कि पहले तो आप टाइम नहीं बताते हो और उसके बाद में आप क्या करते हो कि पेपर भी छीन रहे हो। तो हमें टाइम बताए तो हम टाइम को मैनेज कर पाएँ। तो आप एक ये भी ध्यान रखना कि अपने टाइम को मैनेज करके रखना। इसीलिए मैं कह रही हूँ पीवाईक्यू देते रहो। मैंने पीवाईक्यू नहीं दिए थे उस वक्त, मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, पीवाईक्यू मैंने नहीं दिया था और टेस्ट भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ पढ़ती रही थी मैं। तो जिसकी वजह से मेरा जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही से नहीं हो पाया। हम सामने वाले एग्जामिनर को कितना भी सुना दें, वो जो टीचर लगा हुआ है उसको कितना भी कह दें, पर गलती जो उनकी हो या हमारी हो, भुगतान हमें करना होगा। और इसकी वजह से मेरे क्वेश्चंस रह गए थे और थोड़ा सा गुस्सा भी आया था मुझे कि मैं और भी अच्छा इसमें कर सकती थी। तो आप अभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अभी भी वक्त है, और अपना टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें। और एक ही क्वेश्चन अगर नहीं आए तो उसके पीछे बिल्कुल भी मत पड़े रहना कि मुझे नहीं आ रहा है। हाँ, कभी कभी होता है हमारे दिमाग में, हमारे अचेतन मन में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जो हमें नहीं आ पाते हैं, तो प्लीज़ उनको लेकर बैठे मत रहना, आगे की तरफ बढ़ना। ओवरऑल जो मार्क्स बनेंगे वो हमारे पूरे पेपर से बनेंगे, तो पूरे पेपर को फोकस रख के करना। मेरी तरह सिर्फ मतलब सेक्शन पे फोकस मत रखना। मुझे हिंदी में अच्छे से आता है, मैंने हिंदी की बहुत प्रैक्टिस की थी, मैं नहीं चाहती थी हिंदी मेरा 1 नंबर भी कटे, पर वो हिंदी के 1 नंबर के चक्कर में मेरे मैथ के 5 नंबर चले गए। तो वैसी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स मत करना। और आप अपने तरफ से आपका जो भी सिस्टम है, सेटिंग्स है, आप वो कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, अपने सेक्शंस को लेकर।
कि आपको पहले कौन सा पार्ट करना होता है। इसका वीडियो आप लोगों ने पहले भी देख लिया होगा और आप लोगों को पता भी होगा कि सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है, आपको कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है। पर मैं यही कहूँगी टाइम मैनेजमेंट ज़रूर रखना, क्योंकि आपको भी पता है एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट का वक्त दिया जाता है। पर हाँ, जब हिंदी आती है हमारी और संस्कृत आती है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन वो जल्दी हो जाते हैं, पर्यावरण अध्ययन वाले भी जल्दी हो जाते हैं। थोड़े से क्वेश्चन जो समझने की ज़रूरत होती है हमें, साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें समझने की आवश्यकता होगी, और मैथ के क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको टाइम देने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है कि ये क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, घुमा घुमा के दे देते हैं साइकोलॉजी में बहुत बार। तो थोड़ा सा ना मतलब ये रखना आप अपने अकॉर्डिंग टाइम। अगर स्कूल में भी ये सिस्टम ना हो, घड़ी ना हो या टाइम नहीं बता रहा हो, तो खुद अवेयर ज़रूर रहना आप लोग, फास्ट करने की कोशिश करना और प्रैक्टिस ज़रूर कर लो। अब इस वक्त आप इस वक्त प्रैक्टिस करोगे ना तो वो बहुत फ़ायदा रहेगा आपके लिए, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा उसके हिसाब से। और अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है वो सबसे बेस्ट पढ़ा है, और अब आप उसको ना प्रैक्टिकल के रूप में करने की कोशिश कीजिए। देखो मैं यही कहूँगी कि कोई कितना भी पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले, जो एग्ज़ाम हॉल में जो 2.5 घंटे होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट तरीके से जो मैनेज कर पाता है ना, उसी का सब कुछ बेस्ट होता है। और मेरी जो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी कोई कमी नहीं रही थी, मेरी गलती जो भी थी वो एग्ज़ाम हॉल की गलती थी। इसीलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्ज़ाम हॉल के लिए भी खुद को पहले से प्रिपेयर रखिए, अभी से प्रिपरेशन शुरू कीजिए। ज़्यादा ना सही तो दिन का 1 या 2 घंटा इसको दीजिए, जिससे क्या होगा कि आप जो करना चाहेंगे क्वेश्चंस वो भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। और कुछ घुमाने वाले, अगर 1-2 क्वेश्चन कुछ घुमाने वाले, कुछ रॉन्ग टाइम टेकिंग है तो उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उन टाइम टेकिंग के चक्कर में जो भी इजी क्वेश्चंस हैं फटाफट होने वाले हैं वो नहीं रहने चाहिए। और जो भी क्वेश्चन आप करते हो उनको ओमार में भी ज़रूर भरना। अभी महाराष्ट्र का पेपर दे के आई थी, तो एक कैंडिडेट थी, मैंने कर लिया था अपना पेपर सब कुछ, वो मेरे बगल वाली सीट के आगे वाली सीट पे थी, पर मुझे नज़र आ रहा था सब कुछ। तो उसने है ना ई वाला ऑप्शन आता है उसको फिलअप करना होता है, उसने नहीं किया था, बाकी भी ऑप्शन भर दिए और उससे पेपर छीन लिया। तो ऐसा भी मत करना। ये रजिस्टर मैंने सेंटर के एग्ज़ाम के लिए ही रखा है। तो इसके अंदर जो मैंने स्टार्ट किया है, अभी जो सेंटर में हमारी रेलवे की जो वैकेंसी आई हुई है उसके अकॉर्डिंग तो मैं टेस्ट दे रही हूँ, और जो टेस्ट से रिलेटेड जो भी डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं मैं उनको नोट डाउन किया है। मैंने यहाँ पे मैंने फर्स्ट टेस्ट ही दिया है, और फर्स्ट टेस्ट देने के बाद में मुझे पता भी चल गया है कि क्या क्या टॉपिक आ रहा है, तो उस तरीके से मैंने इसमें नोट डाउन करना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं हम। यहाँ पे मैंने साइंस का पोर्शन रखा हुआ है। तो साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है वो यूनिट और डिमेंशंस का ही है। तो उसके अंदर मैंने कुछ तो ये क्लासें ली थी उसके अंदर ये आ गए थे, और बाकी का जो मैंने नोट डाउन किया है वो मैंने इस बुक से नोट डाउन किया है। इस बुक के अंदर जो यूनिट्स और डिमेंशंस थे वो दिए हुए हैं 383 नंबर पेज पे, ये रहे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उनको 1 लाइनर के अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लिया है। 67 क्वेश्चन थे जिनको मैंने यहाँ पे 1 लाइनर के अकॉर्डिंग इनको नोट डाउन कर लिया है, और उसके बाद में मैंने इसको याद किया है। और इसके साथ में ही ये वाली जो बुक है इस बुक में भी ये दे रखी है। तो आज मैं इस बुक से इस टॉपिक की जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो नोट डाउन करूँगी। यहीं पे थे, ये रहे 216 नंबर पेज पे, ये रहे।
तो इसमें से बहुत सी चीज़ें जो मैं रजिस्टर में नोट डाउन हो चुकी है, पर एक दो चीज़ें जो रह गई है उसे मुझे नोट डाउन करना है। जैसे तरंग दैर्ध्य का मूल मात्रक है वो मैंने नोट डाउन नहीं किया है, समुद्र की गहराई वाला है वो नहीं आया है, चुंबकीय फ्लक्स वाला नहीं आया है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नोट डाउन मुझे करनी बाकी है, तो वो करेंगे। तो ये हमारा साइंस हो गया। साइंस के बाद में जब सेकेंड सब्जेक्ट जो हमारा आता है वो आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग की जो मैंने क्लास ली है, तो अभी मैं रीजनिंग की जो क्लासें ले रही हूँ वो यूट्यूब से ही ले रही हूँ। और यूट्यूब के अलावा मेरे पास रीजनिंग के लिए ये वाली बुक है जो पीयूष सर की है, और पहले मेरी क्लास से भी पीयूष सर से ही ली हुई थी। मतलब जो भी रीजनिंग का थोड़ा बहुत बेसिक मान सकते हैं आप, मेरा क्लियर है कुछ कुछ चैप्टर का, तो वो इन्हीं सर की क्लास लेके किया था मैंने। तो इन्हीं की बुक से मैं प्रैक्टिस करूंगी, और अभी जो कुछ चीज़ें मैं समझ रही हूँ वो मैं यूट्यूब के माध्यम से ही मैंने जितना नोट डाउन किया है। ये लेटर एनालॉजी है जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक नोट डाउन किया था, ये क्लास हो गई। फिर कल मैंने नंबर एनालॉजी थी उसके क्वेश्चन किए थे, ये 4-5 क्वेश्चन ही हो पाए थे। उसके बाद में बात करते हैं हम सेकंड सब्जेक्ट की, जो है हमारा, वेट ए मिनट, मैथ वाला कहाँ गया, या ये रहा मैथ। तो मैथ के ये जो क्वेश्चन थे सारे टेस्ट के क्वेश्चन हैं। टेस्ट के क्वेश्चन के बाद मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया, और नंबर सिस्टम जो ये नोट डाउन किया है मैंने यहाँ से नंबर्स। तो नंबर्स हो गए जैसे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर इंटीजर्स आ गया, नॉन इंटीजर्स आ गया। इंटीजर्स में भी प्लस और माइनस वाले नंबर आ जाते हैं, शून्य आ जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर रियल्स नंबर्स को आगे और डिफाइन किया हुआ है, वो इवन और ओड नंबर हो गया, उनको किस तरीके से क्लेरिफाई कर सकते हैं हम। प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, सम विषम अभाज्य संख्याएं हो गई। और उसके बाद में ये कल मैंने जो रूल देखे थे सबसे पहले वो डिविजिबिलिटी वाले रूल थे। और हमें मोस्टली बहुत सी चीज़ें पता होती है, जैसे 2 का जो 2 का विभाजकता का नियम है वो हमें आता है कि लास्ट की संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए या शून्य होनी चाहिए, तो वो 2 का डिविजिबल नंबर हो जाता है। फिर हम बात करते हैं 3 की। तो 3 और 9 दोनों को हम इस तरीके से लेते हैं कि 3 और 9 में जितनी भी संख्या होती है उन संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, फिर 3 का भाग देते हैं। अगर उस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो हमारी डिविजिबल संख्या, वो हमारी संख्या पूरी की पूरी संख्या हो जाती है। उसके बाद में 4 का नियम है। 4 देखो 2 के नियम के अंदर हम लास्ट में एक ही संख्या लेंगे जो 2 से विभाजित होगी। 4 का जब विभाजकता का नियम होगा उसके अंदर लास्ट की 2 संख्या को ले लेंगे जिसमें 4 का भाग जाएगा। 8 की संख्या के अंदर क्या करेंगे, लास्ट का 3 अंक लेंगे, और तीनों के अंदर अगर 8 का भाग जाता है तो पूरा का पूरा वो विभाजित हो जाता है। 16 के अंदर क्या करेंगे, 4 की संख्या लेंगे। मतलब ये एक पेयर ही बन गया। 2 के अंदर एक संख्या लेनी है, और 4 के अंदर 2 संख्या लेनी है, 8 के अंदर 3 संख्या लेनी है, और 16 के अंदर 4 संख्या लेनी है। 5 का भी उसी तरीके से चलता है। अगर 5 का विभाजकता का नियम आता है तो हमें लास्ट की संख्या देखनी है जो 0 या 5 से 0 या 5 होनी चाहिए। फिर हम 25 की बात करते हैं, यानी 5 के स्क्वायर की बात करते हैं, तो हम 2 संख्या को लेंगे, और 5 के क्यूब की बात करेंगे तो 3 संख्या को लेंगे। इसके अंदर 6 का जो नियम है वो इसी तरीके से है कि 6 का विभाजकता नंबर वही होगा जो 3 या 2 से जो विभाजित होगा वही होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है, डिफरेंट है थोड़ा सा, मैं भी इस पे प्रैक्टिस करूंगी अब 2 दिन। एक तो 7 का, एक 13 का, और एक 17 का। 7 का नंबर का जो विभाजकता का नियम है वो ये दे रखा है कि आपको जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या को लेना है, और उसकी लास्ट की जो संख्या है उसे 2 से मल्टीपल करके फिर उसमें से घटा देना है। फिर बाकी की जो संख्या है उसको भी ऐसा करना है कि लास्ट की एक संख्या लेनी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी नंबर आएगा उसको घटा देना है। शून्य आ जाता है हमारा तो वो नंबर 7 से विभाजित होगा। इस तरीके से इसमें ये दे रखा है। फिर आप मान सकते हैं 13 का नियम। अब देखो 7 और 17 दोनों को आप साथ में लिख सकते हो, 7 में भी इसी तरीके का नियम फॉलो होगा और 17 में भी इसी तरीके का नियम फॉलो होगा। बस दिक्कत क्या आएगी कि इसमें आपको 1 माइनस करने से पहले 7 में आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसके अंदर 13 के अंदर क्या करना है, जब लास्ट का नियम होगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। पर 13 में आपको प्लस करने होंगे और 17 में जो होगा उसमें आपको माइनस करना है। तो ये तीनों ही थोड़े से प्रैक्टिस मांगते हैं, अदरवाइज हो जाएगा। इस तरीके से ये मेरी मैथ की क्लास हो गई। और जो जीके जो मैं पढ़ रही हूँ रेलवे एग्जाम के लिए, तो देखो अभी जो ज्योग्राफी मैं पढ़ रही हूँ वो इससे पढ़ रही हूँ, और इनकी क्लास यूट्यूब से मैं देख लेती हूँ, और प्रॉपर जो क्लास नोट्स में दे रखे हैं उसी तरीके से क्लास में करवा रहे हैं। और मैथ के लिए भी जो बुक है मेरे पास में वो ये वाली बुक है, जहाँ हम अपने मैथ के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको
शॉर्ट में और अच्छे से क्लियरली हो जाए शॉर्ट में। देखो लॉन्ग मेथड सबको याद है, लॉन्ग चीज़ें किस तरीके से हम स्कूल में भी पढ़ते हैं और अभी खुद भी पढ़ा होगा अभी तक हमने, पर अभी हमें एग्ज़ाम के अप्रोच के अकॉर्डिंग चलना है। तो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं और आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए तो शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट में आनी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं अब थोड़ा मैथ को ना शॉर्ट रूप में समझने का प्रयास कर रही हूँ। और अगर अभी भी आपको भारत का मैप नहीं आता है, भारत से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है, तो आप खान सर की एटलस लिख के आ सकते हैं और उससे आपको सर की क्लासें भी मिल जाएगी। तो मैंने पूरा का पूरा जो भी इंडिया का मैप है हर एक स्टेट को इन्हीं से समझा है और इससे मुझे और अच्छी तरीके से पूरा का पूरा ही क्लियर हो गया है। तो कुछ इस तरीके से है। और अब मैं अपनी टू डू लिस्ट भी बना रही हूँ साथ में। आज की मैंने बनाई नहीं है, मैं बनाऊँगी 5 तारीख की, और ये रही 4 तारीख तक का, जिसमें मैंने ये कवर कर लिए थे। और मैंने 3 तारीख को बनाया था जो हो चुका था। और अब मैं रोज़ इसमें टू डू लिस्ट में ये करने वाली हूँ कंप्लीट। और 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए भी हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट है, उसके लिए भी मैंने एक रजिस्टर अपना बना रखा है जिसमें मैं अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करती हूँ। अब देखो 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए जो मैं क्वेश्चन नोट डाउन करनी हूँ वो आप देख सकते हैं कितने पेजेस भर चुके हैं। और मैंने स्टार्ट कब किया था, मैंने शायद डेट नहीं लगाई थी कि कौन सी तारीख से मैंने इसको स्टार्ट किया था, पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये फिलअप हो चुके हैं। और अभी मेरे 3 टेस्ट और बचे हैं, फुल टेस्ट बस। उसके बाद में ये आगे जो है मैं इसको प्रैक्टिस करूँगी और साथ में ना और भी सीरीज दूसरी लेने की भी कोशिश करूँगी जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं आ जाते। और अभी जो करंट अफेयर मैं पढ़ रही हूँ वो इस बुक से पढ़ रही हूँ, करंट अफेयर। और करंट अफेयर के अंदर अभी मैं जनवरी वाली करंट अफेयर की बुक लेके आऊँगी, जो मंथली बुक आती है वो लेके आऊँगी, वो भी मैं मोमल की ही लेके आने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से अभी जो पढ़ाई हमारी चल रही है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।